बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 308 हिस्सा सुन चुके हैं और अब 309 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। शराब खाने में जिस तेजी से सन्नाटा तारी हुआ था उसी तेजी से दोबारा शोर शुरू हो गया। हर शख्स जोर जोर से बातें करने लगा था। इस बार उन सब का मौजू एक ही था, वो था फ्लूरा। हमारे वो स्याह फरिश्ते यहाँ नजर नहीं आ रहे। मैंने शराब खाने के दरवाजे की तरफ देखते हुए फ्लूरा से कहा, मुझे अंदाजा था कि वो लोग अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने एक 5 स्टार होटल की मुनासबत से लिबास पहने थे। अब वो यहाँ आते तो हर एक की निगाह का मरकज बन जाते। मेरा दम घुट रहा है, फ्लूरा मिनमिनाई, यहाँ से निकल चलो प्लीज। देखो यहाँ किस कदर धुआं है। एक वेटर हमारी मेज के नजदीक आ गया। मैंने उसे शीरी और कोक का ऑर्डर दिया। वेटर ने हैरत से आंखें फाड़ कर मुझे देखा। शीरी हमारे यहाँ नहीं होती जनाब, उसने कहा। मार्टिनी और रम अलबत्ता मिल जाएगी। तो फिर 2 कोक ले आओ, मैंने बेपरवाही से कहा और उसने एक बार फिर आंखें फाड़ कर मुझे देखा। ये शराब खाना है जनाब, यहाँ कोक भी शराब के साथ ही सर्व की जाती है, खाली कोक नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? मैंने बुलंद आवाज में कहा। यह अच्छी जबरदस्ती है भाई। शराब खाने पर एक बार फिर सन्नाटा तारी हो गया। वो लोग सुनना चाह रहे थे कि एक हुसैन लड़की का साथ क्या कह रहा है। वो लोग सुनना चाह रहे थे कि एक हुसैन लड़की का साथी क्या कह रहा है। बारटेंडर भी मुतजस्सिस नजरों से हमारी तरफ देख रहा था। क्या बात है? बारटेंडर ने ऊंची आवाज में कहा। तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो? मैंने इसे 2 कोक लाने का ऑर्डर दिया, मगर ये कहता है कि यहाँ कोक सिर्फ शराब के साथ ही सर्व की जाती है। वेटर ठीक कहता है, लेकिन मैं तुम्हें रियायत दे रहा हूँ। जल्दी कोक पियो और यहाँ से दफा हो जाओ, बारटेंडर ने कहा और नशे में दूध शराबी कह के लगाने लगे। मुझे किसी रियायत की जरूरत नहीं, मैंने हकारत से कहा। हमारे लिए 2 कोक भिजवाओ और मेरी तरफ से सबको एक एक जाम पिलाओ। बारटेंडर की आंखें हैरत से फैल गईं। गालिबन शराब खाने की तारीख में पहला गाहक था जो तमाम हाजरीन को मुफ्त शराब पिला रहा था। मैं उसके तासरा से बेनियाज दोबारा बैठ गया और वेटर कोक लाने के लिए दौड़ गया था। तमाम लोग मुझे हरीस निगाहों से घूर रहे थे। फ्लूरा ने बर्राई हुई आवाज में कहा, ऐसा लगता है यहाँ कोई आंखों में मुझे खा जाना चाहते हैं, इन्हें माफ कर दो। मैंने बड़े खुलूस से कहा, बेचारे नशे में हैं। और जरा उस शख्स को देखो जो तुम्हारी बाईं जाने वाली मेज पर बैठा है। फ्लूरा ने निगाहें झुकाए झुकाए कहा, उसकी तो सूरत ही देखकर खौफ मालूम हो रहा है। मुझे उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। उस शख्स को मैं पहले ही देख चुका था। वो एक लंबा तिरंगा शख्स था जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें भी थी। सूरज से ही गुंडा मालूम हो रहा था। उसे एक नजर देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये वहां मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो जिस अंदाज से फ्लूरा को घूर रहा था उससे साफ जाहिर था कि पेशकदमी किए बिना नहीं मानेगा। वो बेचारा बेजर सा आदमी लगता है। मैंने फ्लूरा से कहा, तुम ख्वाह मुख्वाह परेशान हो रही हो। वहां मौजूद हर शख्स ने फ्लूरा पर आवाजें कसे थे, मगर मेरे अंदाज से यूं लगता था जैसे मैं बहरा हो गया हूँ। फ्लूरा ने भी अपनी जात पर किए गए वो बेबात अबसरे सुने थे, लेकिन वो मेरे सामने बेबस थी। वेटर ने कोक लाकर हमारी मेज पर रख दी थी और उसके साथ ही वो लंबा तिरंगा शख्स उठकर हमारी मेज की तरफ बढ़ा, जिसकी तरफ फ्लूरा ने इशारा किया था। उसने अपने हाथों में जाम भी उठा लिया था, गोया उसका इरादा हमारी मेज पर ही बैठने का था। उसे हमारी मेज की तरफ बढ़ते देखकर बारटेंडर एक बार फिर पहले की तरह मुजरिब हो गया था। एक वही नहीं, हर शख्स हमारी तरफ मुतवज्जो हो गया था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई बड़ा वाकया होने वाला हो। फ्लूरा ने मुजरिबाना अंदाज में मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और मैंने बड़ी मोहब्बत से अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया। मेरे अंदाज से यूं मालूम होता था जैसे मैं किसी लो स्पॉट पर बैठा हूँ। फ्लूरा भी शायद मुझे गाफिल समझ रही थी। उसने मेरी तवज्जो उस शख्स की तरफ मबजूल कराने की कोशिश की, मगर मैं फ्लूरा को मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। नॉर्मल रहने की कोशिश करो, मैंने सरगोशियाना लहजे में कहा, मैं इससे निमट लूंगा। इतनी देर में वो शख्स हमारे सर पर पहुंच गया, बल्कि उसने मेरे मुकाबिल वाली कुर्सी खिसकाई और बड़े सुकून से उस पर बैठ गया। मुझे आलू वेंदा कहते हैं, उसने उखड़ लहजे में कहा। तुम शायद यहाँ पहली बार आए हो। मैंने तमस्कराना अंदाज में उसकी तरफ देखा। हाँ मैंने कहा, और ये जगह मुझे इस कदर पसंद आई है कि अब यहाँ रोज आया करूंगा। मैं बंदरगाह के इलाके का बेताज बादशाह हूँ। यहाँ के लोग मेरा नाम सुनकर ही कांप जाते हैं। यहाँ गीदड़ बस्तियां होंगे, मैंने बेपरवाही से कहा और वो मुझे घूरने लगा। क्या मतलब? उसने मुझे घूरते हुए भारी आवाज में कहा। जब मैं यहाँ आया था तो बाहर बहुत सन्नाटा था। मैंने बुलंद आवाज से कहा, मैंने सुना है जहाँ बहुत सन्नाटा हो वहाँ गीदड़ बसते हैं, मगर मुझे तो एक भी नजर नहीं आया। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? उसने बदस्तूर मुझे घूरते हुए कहा।
इसमें कोशिश करने की क्या बात है? क्या मतलब? वो घुराया। मतलब ये है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम्हारा मजाक उड़ा सकूं। तुम्हें तो देखकर ही खौफ तारी होने लगता है। इस बुलबुल को कहाँ से उड़ा कर लाए हो? उसने फलूरा की तरफ इशारा करके कहा। हाय, किस परिंदे का नाम ले लिया। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, हमारी तरफ तो अब तक यही तय नहीं हुआ कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। क्या मतलब? वो एक बार फिर मुझे घूरने लगा। उसे समझ कुछ नहीं आया था। मतलब ये है कि ये बुलबुल नहीं, इसका नाम फलूरा है। ये अपने पैरों पर चलकर यहाँ तक आई है। मैं इसे नहीं लाया। अलबत्ता मेरे पास जादुई कालीन होता तो इसे मैं उड़ाकर भी ले आता। इसे मेरे हाथ फरोख्त कर दो। जो चीज मुझे पसंद आ जाए मैं उसे खरीद लेता हूँ। मुझे अफसोस है मेरे दोस्त, हम बरे आज़म अफ्रीका में जरूर हैं, मगर ये शीख उराया है, बिसर का बाजार नहीं। इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि खरीदो फरोख्त का क्या सवाल है? ये तुम्हें पसंद आ गई है तो इसे यूं ही ले जाओ, मुझे और मिल जाएगी। चलो। उसने फलूरा का हाथ पकड़ लिया और फलूरा के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। ऐसे नहीं, मैंने उसे चिमकारा। जब हम यहाँ से जाने लगे तो मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और वो भी यहाँ नहीं, बाहर चलकर। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? उसने मुझे घूरते हुए बुलंद आवाज में कहा। फलूरा का हाथ उसने अब भी नहीं छोड़ा था, इसलिए कि ये किसी और टाइप की लड़की है जिसके साथ शराब खाने में दाखिल होती है उसी के साथ ही निकलती है। ये क्या बात हुई? आलूवेंदा ने अहमकों की तरह मुंह फाड़ के कहा। और ये इस बात को भी पसंद नहीं करती कि जिसके साथ शराब खाने में दाखिल हो उसके अलावा कोई और इसका हाथ पकड़े। वो बिल्कुल ही उल्लू नजर आने लगा, लेकिन उसने फलूरा का हाथ छोड़ दिया था। तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। मैं जरा बेवकूफ सा आदमी हूँ ना, अक्सर लोग मेरी बातें नहीं समझते। ओह, आलूवेंदा ने तफीमी अंदाज में सर हिलाया, लेकिन मैं बहुत अक्लमंद हूँ। उसने तारीफ तलब नजरों से फलूरा की तरफ देखा। तुम भी तो कुछ बोलो फलूरा डेयर, मैंने बड़े खुलूस से कहा। इस इलाके की सबसे ताकतवर शख्सियत तुम्हारी मेज पर है और तुम बिल्कुल खामोश बैठी हो। फलूरा ने मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदला। मैं क्या बोलूं? उसने बड़ी बेबसी से कहा। तुम्हें बता क्यों नहीं देती कि स्याह सूट वाले दो बदमाश तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं? मैंने कहा और फलूरा सन्नाटे में आ गई। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने एहतजाज करने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी बात काट दी। अब सुनो, आलविंदा की आमद के बाद तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये उन दो बदमाशों से खुद ही निमट लेंगे जो बाहर पीली कार में तुम्हारे मुंतजिर हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आलविंदा ने बड़े जोश से उठते हुए कहा। मैं उन्हें ठीक करके अभी आता हूँ। फलूरा मुस्तरिबाना अंदाज में हाथ उठाकर रह गई, मगर आलविंदा पहले ही वहाँ से जा चुका था। ये तुमने क्या किया? फलूरा मुझ पर उलट पड़ी। बादाम कलारा को पता चल गया तो क्या होगा? पता कैसे चलेगा? मैंने बेपरवाही से कहा। या तो तुम उन्हें बताओगी या मैं बताऊंगा। मेरे बताने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर तुमने उन्हें बताने की कोशिश की तो ये कह दूंगा कि ये हरकत खुद फलूरा से बुखलाहट में सरदर्द हुई थी। अपनी जान बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम ये बात किसी तरह भी साबित नहीं कर सकोगी कि उस बदमाश को मैंने चढ़ा बुझा कर भेजा है। फलूरा मुझे घूरने लगी, लेकिन सवाल ये है कि तुमने ये हरकत की क्यों? तो फिर और क्या करता? मैंने आंखें निगारी। मादाम कलारा ने मुझ पर जो निगरान मुकर्रर किए हैं उनका भी कोई मसरफ तो होना चाहिए, या हर काम मैं खुद ही करूंगा। जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? फलूरा ने भर्राई हुई आवाज में कहा। वो लोग आलविंदा को रीना सालोमन का आदमी समझेंगे। बाढ़ में जाए रीना और चूल्हे में जाए मादाम कलारा। मैंने भिन्ना कर कहा। मालूम नहीं ये दोनों कमबख्त मारियां कहां से बीच में आ कूदी। मुझे किसी से कोई गर्व नहीं, सिर्फ तुमसे दिलचस्पी है। दिलचस्पी का ये अनोखा अंदाज मैंने पहली बार देखा है। फलूरा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। काश इस तरह की दिलचस्पी कोई किसी में ना ले। तकरीबन 10 मिनट बाद स्याह सूट वाला शख्स शराब खाने के दरवाजे में नमूदार हुआ, जिसने होटल में मुझे रोकने की कोशिश की थी। हम पर नजरें पड़ते ही वो सीधा हमारी तरफ आया और कुर्सी पर बैठ गया था। मैंने मना किया था ना मिस्टर फलूक, मगर आप नहीं माने। अब देखिए ना, रीना के एक आदमी ने हम पर हमला कर दिया और तुम्हारे साथी को हलाक कर दिया। मैंने उसे घूरते हुए कहा, यही कहना चाहते हो ना? नहीं। उसने एक तवील सांस ली। हमने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन कबल इसके के कोई संगीन वाकया रूनमा हो, यहाँ से उठ चलिए। वैसे भी ये जगह मिस फलूरा के लिए इंतहाई नाम मौजू है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मिस फलूरा की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। अगर कहो तो मैं मादाम कलारा से तुम्हारे लिए सिफारिश करूँ? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर फलूक? वो बुखला गया। मैंने तो एक असूली बात की थी। सुनो मिस्टर, अचानक मैंने उखड़े हुए अंदाज में कहा, तुम्हें जो काम सौंपा गया उसे खामोशी से अंजाम देते रहो। जो मेरा काम है मैं वो कर रहा हूँ। अगर मुझ पर ज्यादा जोर डालने की कोशिश करोगे तो अब मैं कोई स्टीमर किराए पर लेकर समंदर की सैर करने निकल जाऊंगा। तुम्हें एडम डी फलूक को ये मशवरा देते हुए जरा शर्म नहीं आती कि वो एक औरत से खौफजदा होकर कमरे में बंद हो जाए? ये हरगिज नहीं हो सकता मिस्टर, हरगिज नहीं। स्याह सूट वाले ने मुतासवाना अंदाज में सारी लाया और उठ खड़ा हुआ। हम लोग बाहर गाड़ी में मौजूद हैं मिस्टर फलूक। यहाँ से वापसी पर आपको सवारी नहीं मिलेगी। हम आपको होटल पर छोड़ देंगे।
स्याह सूट वालों का हुलिया देखकर ख्वाह मुखा पूरी सरारियत का एहसास पैदा होता था। वो हुकूमत के किसी खुफिया इदारे का कारकुन मालूम होता था। यही वजह थी कि शराब खाने में उसकी आमद ने लोगों को चौकन्ना होने पर मजबूर कर दिया था। बतेरे लोगों का तो नशा ही हैरान हो गया था और बहुत से ऐसे थे जो हमें मशकूक नजरों से देखने लगे थे। मुमकिन है उन्होंने स्याह सूट वाले को कोई स्मगलर तस्वुर किया हो। बात जो भी रही हो, अब वो लोग हमसे किसी कदर खौफजदा हो गए थे। जिसे देखो एडम डी फ्लूक पर एहसान करने का मुतमन्ना है। स्याह सूट वाले के जाने के बाद मैं बुड़बुड़ाया, अगर हमें नहीं ले जाएंगे तो क्या हम यहाँ से नहीं जा सकेंगे? तुम्हें समझने के लिए हाथी का बच्चा चाहिए, फलूरा ने भर्राई आवाज में कहा। मालूम नहीं तुम किस किस्म के आदमी हो और क्या करते फिर रहे हो। मैं इंतहाई सादा आदमी हूँ, हर काम सीधे साधे तरीके से करने का आदी हूँ, मगर मेरी बदकिस्मती यह है कि जिन लोगों के साथ काम करने को मिलता है वो इस कदर अहमक होते हैं कि सामने की बातें भी उनकी समझ में नहीं आ सकती। तुम हमें अहमक कह रहे हो? फलूरा ने आंखें निकाल कर कहा। अहमक ना कहूँ तो और क्या कहूँ, मैंने बेपरवाही से कहा। अगर मैं हर बात की वजाहत कर दूं तो तुम खुद ही मेरी बात से मुत्तफिक हो जाओगी। बस रहने दो, फलूरा बेजारी से बोली। न सिर्फ किसी वक्त तुम खुद डूबोगे बल्कि अपने साथ वालों को भी डबो दोगे। ये तुम इसलिए कह रही हो कि तुम्हारी बादाम खलारा के अमकाना मशवरे पर अमल करते हुए मैं होटल के कमरे तक महदूद नहीं रहा। जाहिर है वो एक अकलमंदाना मशवरा था। अब यहाँ खुले में हम कितनी आसानी से शिकार हो सकते हैं। समझ में नहीं आता कि तुम लोगों की अकलों पर मातम करूं या अपनी अकल पर। मैंने झुंझलाहट का मुजाहरा किया। अरे बाबा, रीना सालोमन को पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ हूँ? फलूरा हैरत से मुंह खोलकर मुझे देखने लगी। इस बात का क्या मतलब हुआ? तुम पर कहीं आलू वेंदा का असर तो नहीं हो गया? मैंने हंसकर कहा, फिर संजीदा होते हुए बोला, देखो रीना सालोमन ने धमकी दी है कि आज की रात ईगल पर भारी गुजरेगी। तमाम लोग उसकी धमकी से खौफजदा हो गए, लेकिन मैं नहीं हुआ। क्यों? हाँ, तुम्हारे किसी अंदाज से ये मालूम ही नहीं होता कि तुम खौफजदा हो। हालांकि ये गलत है, सबसे ज्यादा खौफजदा मैं हूँ। रीना सालोमन को अब तक पहुंचने वाले वाहिद नुकसान का जिम्मेदार मैं हूँ। असूली तौर पर उसके इंतकाम का पहला निशाना मुझी को बनना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम ठीक कह रहे हो, फलूरा ने कहा, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये सब कुछ समझते हुए भी तुम खुद दुश्मन के सामने हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये दो आदमी मुझे रीना सालोमन के किसी हमले से बचा सकते हैं? वो किसी हद तक मुजामत तो कर सकते थे, फलूरा ने मोहतात अंदाज में कहा। यही तो हम आंकते हैं जिन्हें मैं रोता हूँ। रीना सालोमन के इल्म में होगा कि मैं कहाँ मुकीम हूँ। उसे कुछ करना होगा तो मेरे कमरे में धावा बोलेगी। लिहाजा खुद को महफूज रखने का बेहतरीन यही तरीका है कि लापता हो जाओ। फलूरा हैरत से मुझे देखने लगी। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या उसके आदमी यहाँ नहीं पहुँच सकते? उसके लिए उनके इल्म में ये बात होना जरूरी है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। और ऐसा दो ही सूरतों में मुमकिन है, या तो मेरी निगरानी कर रही हो या फिर किसी इत्तफाक के तहत उसे इसका इल्म हो जाए। अगर ऐसा इत्तफाक हो जाए तो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इस बात का मुझे यकीन है कि हमारी निगरानी नहीं हो रही। अगर हो रही होती तो स्याह फरिश्तों के इल्म में जरूर आ जाता। तुम हैरत अंगेज आदमी हो। तुमने वो बात सोची जो किसी के ज़हन में आ ही नहीं सकती थी। इसी अंदाज में सोचने की बदौलत तो आज तुम्हें जिंदा नजर आ रहा हूँ, वरना मालूम नहीं कितने लोग एडम डी फ्लूक के खून के प्यासे हैं। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर यही इलाका क्यों? हम कहीं और भी तो जा सकते थे। हम जहाँ भी जाते ये सवाल अपनी जगह बरकरार रहता। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन इस इलाके का रुख करने की एक खास वजह है। रीना बड़े पैमाने पर काम करने की आदी है। अंदाजा ये है कि उसके आदमी भी ना तो निचले तबके से ताल्लुक रखते होंगे और ना ही घटिया मुकामात पर उनका आना जाना होगा। लिहाजा यहाँ उसके किसी आदमी की निगाहों में आने का इम्कान भी कम हो जाता है। अगर ये सारी बातें तुम पहले मुझे बता देते तो क्या अर्थ था? फलूरा ने शिकायती लहजे में कहा और मैं हंस पड़ा। हारिज तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा और घड़ी की तरफ देखा जो 1:45 बजा रही थी। अच्छा, अब यहाँ से उठ चलो, शराब खाना भी बंद होने वाला होगा। मैंने बिल अदा किया और फलूरा के साथ उठ खड़ा हुआ। हम वहाँ से बगैर किसी हंगामे के निकल रहे थे। बार टेंडर ने इस बात पर यकीनन खुदा का शुक्र अदा किया होगा। बाहर आकर फलूरा ने 2-3 गहरे गहरे सांस लिए। उफ खुदा, यहाँ कितनी ताजगी है। आज एहसास हुआ कि ताजा हवा कितनी बड़ी नेमत है। बाहर अब पहले से भी ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ लग रहा था। इस सड़क पर चंद बार थे जिन पर जलते बुझते न्यून साइनों की रोशनी के अलावा और किसी किस्म की रोशनी भी नहीं थी। फलूरा ने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे तो डर लग रहा है एडी, किस कदर सन्नाटा है। शाह कोट वालों की पीले रंग की कार बाहर से जरा फासले पर अंधेरे में खड़ी नजर आ रही थी। मैंने फलूरा का हाथ थामे सुनसान फुटपाथ पर चलते हुए कहा, डरने की क्या जरूरत है? तुम्हारे स्याह फरिश्ते जो मौजूद हैं उनसे ज्यादा तो मुझे तुम पर एतमाद है। उसने मेरे बाजू से लिपटते हुए कहा, लेकिन तुम हो कि तुम्हें मुझ पर तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं। सुनसान और वैरान सड़क पर फलूरा के सैंडलों की खटखट
और मेरे जूतों की बात गश्त के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। ये माहौल फलूरा के असाब पर सवार हो रहा था, जिससे बचने के लिए वो अपना ज़हन किसी और तरफ मशगूल रखने की कोशिश कर रही थी। स्याह सूट वालों की तरफ से भी कोई हरकत नहीं हुई थी। हम उनकी कार के बराबर से गुजरते चले गए थे। फलूरा ने उनके साथ जाने पर इसरार नहीं किया था। शायद उसने खुद को हालात के या फिर मुमकिन है मेरे रहमो करम पर छोड़ने का फैसला कर लिया था। अचानक मैंने किसी गाड़ी की आवाज सुनी और फलूरा को खुद से बिल्कुल करीब कर लिया। फलूरा को गाड़ी की आमद का एहसास उस वक्त हुआ जब वो मोड़ से मुड़कर सामने आई और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी हम पर पड़ने लगी। फलूरा ने हड़बड़ाकर मुझसे अलहदा होने की कोशिश की, मगर मैंने अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। ये क्या है? फलूरा मिनमिनाई। कोई गाड़ी आ रही है, वो लोग हमें देख लेंगे। देख लेने दो, तुम मेरी लक हो, मुझे किसी बात की परवाह नहीं। गाड़ी हमारे नजदीक आकर रुकी, मगर मैं फलूरा को खुद से चिमटाए यूं चलता रहा जैसे मुझे इर्द गिर्द का होश ही ना हो। हालांकि मैं बहुत पहले देख चुका था कि वो पुलिस की मोबाइल वैन है। ए, तुम लोग रात के इस पैर यहाँ क्या कर रहे हो? अकब से किसी पुलिस वाले ने आवाज दी, मगर मैंने पलट कर नहीं देखा। फलूरा पर फिर वहशत सवार होना शुरू हो गई थी। खबरदार, मैंने फलूरा के कानों में सरगोशी की, तुम बिल्कुल खामोश रहना, एक लफ्ज भी बोलने की जरूरत नहीं। तुमने सुना नहीं? धमकी अमेज आवाज दोबारा सुनाई दी। हम तुमसे कह रहे हैं। इस बार मैं रुक गया और पलट कर बोला, क्या बात है? कौन शोर मचा रहा है? एक पुलिस वाला हमारे नजदीक आया तो नवाब साहब को शोर बुरा लग रहा है, उसने तंजिया लहजे में कहा। वो हमारे काफी नजदीक आ गया था, शायद शराब की बू सूंघने की कोशिश कर रहा था, मगर जाहिर है कि मैंने फलूरा को भी शराब पीने नहीं दी थी, तो बू कहाँ से आती? कौन से नवाब साहब को शोर बुरा लग रहा है? अगर बुरा लग रहा है तो उनसे कह दो कि हम शोर नहीं कर रहे, हम तो खामोशी से जा रहे हैं। ये तो वही दोनों लग रहे हैं जनाब, पुलिस वाले ने वैन की तरफ रुख करके कहा। मेरा ख्याल है इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। क्यों गिरफ्तार कर लिया जाए? मैंने बिगड़ के कहा। हमने क्या जुर्म किया है? ये तो थाने चलकर ही पता चलेगा। चलो गाड़ी में बैठ जाओ शराफत से। मैं थाने से डरता नहीं हूँ, मैंने अकड़ कर कहा। चलो कौन से थाने चलना है? मैं थाने नहीं जाऊंगी, फलूरा कमजोर सी आवाज में बोली। ये लोग बड़े खराब सलूक करते हैं। चलो देर मत करो, मैंने फलूरा का बाजू पकड़ कर कहा। मत भूलो कि स्याह फरिश्ते हमारे ताकुब में हैं। ये लोग तो बहुत बड़े मुजरिम हैं जनाब, पुलिस वाले ने स्याह वैन की तरफ रुख करके कहा। खुफिया जबान बोल रहे हैं, स्याह फरिश्ते इनके ताकुब में हैं, इन्हें पकड़ कर ले आओ। वैन की अगली सीट से आवाज आई, जहाँ पुलिस वालों का साहब बैठा हुआ था। पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पुलिस वाले का हाथ झटक दिया। तुम्हें नजर नहीं आता कि हम खुद चल रहे हैं? हाथ झटके जाने पर पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। उन लोगों को उस वक्त गुस्सा आता है जब वर्दी में और टोली की सूरत में होते हैं, बगैर वर्दी के और जब तनहा होते हैं उस वक्त बिल्कुल सीधे होते हैं। पुलिस वाले खुद को माशरे का सबसे ज्यादा बाइज्जत फर्द तस्वुर करते हैं और दूसरे की बेइज्जती करने का जुमला हुकूक उनके पास महफूज होते हैं। अपने उन्हीं हुकूक का इस्तेमाल करते हुए पुलिस वाले ने अपना हाथ झटके जाने पर मेरी तवाज़े का फैसला किया। मुझे मालूम था कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं पूरी तरह तैयार था। उसने पूरी कुव्वत से एक घूंसा मेरी गद्दी पर मारा। मैंने बचने के लिए मुत्तलिक कोशिश नहीं की। उसे सजा देने के लिए जरूरी था कि मैं उसे उसकी औकात से रोशनास कराता। चुनाचे मैंने अपनी गद्दी के उजलात इस हद तक सख्त कर लिए थे कि किसी ठोस पत्थर की सख्ती के दरमियान बस मामूली सा फर्क रह गया होगा, और किसी पत्थर पर घूंसा मारने का जो अंजाम हो सकता है उसे बयान करने की चंदा जरूरत नहीं। पुलिस वाले के हल्क से एक करबनाक चीख निकली और वो अपना हाथ पकड़कर झुकता चला गया। फलूरा ने बुखलाकर पलटने की कोशिश की, मगर उसका बाजू मेरी गिरफ्त में था, वो पलट नहीं सकी। वैन से ये सारा मंजर देखा जा रहा था। पुलिस वालों ने उसे मेरे घूंसा मारते तो देखा था, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं हो सका कि आखिर वो चीखा क्यों था। वो धड़धड़ाते हुए वैन से उतर आए और उन्होंने अपनी गन्ने मुझ पर तान ली। एक आध पुलिस वाला मजरूब पुलिस वाले के पुरसान हाल के लिए उसके पास पहुंच गया। क्या हुआ? क्या बात हो गई? उन्होंने बुखलाए हुए अंदाज में पुलिस वाले से पूछा। ओ, ये बहुत खतरनाक आदमी है, उसने दर्द से बिलबिलाते हुए कहा। मैंने इसे घूंसा मारा तो ऐसे लगा जैसे इसने जिस्म पर कोई ठोस चीज पहन रखी है। इसकी जामा तलाशी लो, पुलिस वालों के सामने गर्ज कर कहा जो अगली सीट से उतरा था। मेरी जामा तलाशी ली गई और मेरी जेबों से बरामद होने वाला सामान उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इसके पास से तो कोई खास चीज बरामद नहीं हुई, एक पुलिस वाले ने हैरत से कहा, और इसने अपने जिस्म पर भी कुछ नहीं पहन रखा। मैंने सुना है जो बेगुनाह पर हाथ उठाता है उसके हाथ टूट जाते हैं। मैंने कहा, ऐसा मालूम होता है तुम्हारे साथी के साथ भी यही हुआ। बकवास मत करो, साहब ने गर्ज कर कहा। उसकी गर्ज दूर दूर तक सुनाई दे रही होगी। इसकी साथी की भी तलाशी लो,
हरगिज नहीं, मैंने घुर्रा कर कहा। इसकी तलाशी कोई लेडी कांस्टेबल ही ले सकती है। अगर उसके खिलाफ कुछ हुआ तो यकीन करो तुम्हारा पूरा थाना मुअत्तल हो जाएगा। सब सोच में पड़ गया। हालांकि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन पुलिस वाले ऊपर से जितने बहादुर होते हैं अंदर से उतने ही बुज़दिल होते हैं। मुजरिमों की सरपरस्ती करते करते वो मुजरिमों से भी ज्यादा बुज़दिल हो जाते हैं। इन दोनों को गाड़ी में बिठाओ। साहब ने अगला हुक्म दिया, इसकी तलाशी थाने पहुंच कर होगी। हमें वैन में सवार करा दिया गया। फलूरा को मैंने खुद से लिपटा कर बिठा लिया था। जरा दूर हट के बैठो, एक पुलिस वाले ने डपट कर कहा। ये पुलिस वैन है, कोई तफरीका नहीं है। तफरीका होती तो भी क्या फर्क पड़ता, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम लोग तो निकाह नामा तक तलब कर बैठते हो। हमसे फजूल बातें मत करो और जो कुछ कहा जा रहा है कर लो, वरना याद रखो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये तो थाने चलकर ही पता चलेगा दोस्त, मैंने तमस्खराना अंदाज में कहा। मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ, बहुत बड़े गिरोह का गुर्गा हूँ। तुम लोगों की मुलाजमतें भी खतरे में पड़ सकती हैं। वो सब सन्नाटे में आ गए। जो कुछ मैंने कहा वो हकीकत थी। अगर मेरा ताल्लुक किसी बड़े गिरोह से निकल आता तो वाकई उनकी मुलाजमतों के लाले पड़ सकते थे। ये भी मुमकिन था कि मैंने झूठ बोला हो, लेकिन ऐसे मौकों पर पुलिस वाले कोई रिस्क नहीं लेते। वो मुनासिब यही समझते हैं कि झूठ साबित होने के बाद ही जी भर के कार्रवाई की जाए। सोच समझ कर गुफ्तगू करो मिस्टर, एक पुलिस वाले ने हिम्मत करके कहा। तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू तुम्हारे लिए वबाल भी बन सकती है। शट अप, मैंने डिपट कर कहा। मेरी सारी जिंदगी तुम लोगों से निमटते गुजरी है, मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो। मुमकिन है ये कोई बहुत शरीफ आदमी हो, एक पुलिस वाले ने कहा, और हमसे मजाक कर रहे हो। इज्जतदार लोगों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तुम लोग जरा ख्याल से गुफ्तगू करो। मैं पुलिस वालों की इन हरबों से अच्छी तरह वाकिफ था। खुद को किसी मुमकिन खतरे से बचाने के लिए वो इस किस्म की हरकतें करते थे, लिहाजा मैंने उनकी इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया। हाँ तो जनाब, आपका क्या नाम है और आपका क्या कारोबार है? उस पुलिस वाले ने मुझसे पूछा जिसने मेरे शरीफ आदमी होने के इम्कानात पर रोशनी डाली थी। खामोश बैठो, मैंने सख्ती से कहा। तमाम सवालों के जवाब मैं तुम्हारे इंचार्ज को दूंगा, समझ गए तुम? जैसी आपकी मर्जी, उसने बेबसी से कहा। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। जरा ही देर में गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंच गई और हमसे उतरने को कहा गया। मैंने फलूरा को सहारा देकर वैन से उतारा। गाड़ी पुलिस स्टेशन के हाथे में खड़ी थी। पुलिस स्टेशन के मुराबी दरवाजे पर बड़ा बड़ा डाक पुलिस स्टेशन तहरीर था। इंचार्ज का कमरा किस तरफ है? उन लोगों के कुछ कहने से कबल ही मैंने बड़े बारोब अंदाज में कहा, बेफिक्र रहो, तुम्हें उन्हीं के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस वालों के सामने चुपते हुए लहजे में कहा। वो अपने मातहतों के सामने मुझसे मरूब होने के लिए तैयार नहीं था। फिर हमें इंचार्ज के सामने पेश किया गया। मैं उसके कमरे में बड़े बावकार अंदाज में दाखिल हुआ। फलूरा का हाथ मैंने बदस्तूर थाम रखा था। इंचार्ज ने अपनी सुर्ख आंखों से घूर कर हमें मरूब करने की कोशिश की। उसे गालबन सोते से उठाकर बुलाया गया था। मुझे यकीन था कि हमारे यहाँ पहुँचने से कबल ही मोबाइल के जरिए पैगाम भिजवा दिया गया होगा कि 2 खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, और इंचार्ज सोते से उठकर आ गया होगा। मैं इंचार्ज की घूरती हुई आंखों से बेनियाज आगे बढ़ा और उसकी मेज के सामने रखी हुई एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया और दूसरी कुर्सी पर फलूरा को बैठने का इशारा किया। मेरी इस हरकत पर इंचार्ज की पेशानी पर बल पड़ गए। तुम्हें इतनी तमीज भी नहीं कि अफसरों के सामने बगैर इजाजत नहीं बैठते, उसने कटखने अंदाज में कहा। तो फिर इन कुर्सियों को उठाकर रोड पर फेंकवा दो, मैंने जारहाना अंदाज में कहा। सरकार ने ये कुर्सियां तुम्हें इसलिए नहीं दी कि तुम शुराफा को अपने सामने खड़ा रहने पर मजबूर करो। इंचार्ज ने सवालिया अंदाज में उस एएसआई की तरफ देखा जो हमें यहाँ लेकर आया था। इन्हें बंदरगाह वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया है सर, एएसआई ने बड़ी फर्मा बरदारी से कहा। ये वहाँ आवारा गर्दी कर रहे थे। अब तुम्हारी इस नाइंजाड़ एएसआई को ये भी समझाना पड़ेगा कि आवारा गर्दी क्या चीज होती है और किस हुलिये में की जाती है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। हमें इतला मिली थी जनाब कि ये दोनों पुरअसरार सरगर्मियों में मुलव्वस हैं और इनके राब्ते पुरअसरार स्मगलरों से है। एएसआई ने तेजी से कहा। कल को तुम्हें जनरल बेल के खिलाफ इसी किस्म की इतला मिले तो उसे भी तस्दीक किए बगैर गिरफ्तार करके ले आना। इस किस्म की बातें करके तुम बच नहीं सकोगे, इंचार्ज ने कहा। अगर तुम शरीफ और मुअद्दद शहरी हो तो तुम्हें हर बात साबित करनी पड़ेगी। मसलन अगर मैं ये साबित कर दूं कि मेरा ताल्लुक पुलिस के महकमे से है तो क्या मुझे छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल, इंचार्ज ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे कह देने से हम यकीन नहीं कर लेंगे। तुम्हें ये बात साबित करनी पड़ेगी। हालांकि सबसे ज्यादा बदउनवान खुद पुलिस वाले होते हैं, मैंने तंजिया लहजे में कहा। जहाँ इस किस्म के बयार हों वहाँ कोई क्या कर सकता है? बकवास मत करो, इंचार्ज को गुस्सा आ गया। सीधी तरह बात करो वरना तुम्हें लॉकअप में डाल दिया जाएगा। ये इतला फराम करने की चंदा जरूरत नहीं, मैंने जहरीले लहजे में कहा। तुम लोगों की कारकर्दगी से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ये बहुत जबान दराज आदमी है जनाब, एएसआई ने कहा। मेरी माने तो इसे लॉकअप में बंद कर दें, सुबह तक ये सब कुछ शुगल देगा।
और उसके बाद तुम लोग अपनी मुलाजमतें बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे होगे। मैंने तमस्खराना अंदाज में कहा और इंचार्ज ने ऊंट बींच लिए। मेरा पूरी इत्मीनान अंदाज उसे दहलाए दे रहा था। किसी मजबूती के बगैर कोई इस किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन वो महज इस गुफ्तगू की बुनियाद पर मुझे छोड़ भी नहीं सकते थे। अब तो बात आन की थी। आखिर वो बाइख्तियार लोग थे, उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, इंचार्ज ने गुस्सीले लहजे में कहा। अगर इसके बाद तुमने कोई फजूल गोई की तो फिर मैं किसी चीज का जिम्मेदार नहीं हूँगा। मैंने एक तवील सांस ली। ठीक है, तो फिर मुझे एक फोन करने की इजाजत दो। मैंने उनके सामने रखे हुए टेलीफोन की तरफ इशारा करते हुए कहा। किसे फोन करोगे? इंचार्ज ने तजस्सुस से पूछा। मैं जो कुछ भी करूंगा उसका नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं किसे फोन करूंगा? ठीक है, इंचार्ज ने कहा और टेलीफोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने फोन अपनी तरफ खिसकाया और 55570 डायल किया। मादाम क्लारा ने अपना ये नंबर मुझे खुद दिया था। दूसरी घंटी पर दूसरी तरफ से फोन उठाया गया। मादाम क्लारा बोल रही थी। मैडम डी फ्लूक बोल रहा हूँ। मैंने कहा, इस वक्त मैं डार्क पुलिस स्टेशन में सरकारी मेहमान हूँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर एडम? क्लारा ने मेरी आवाज पहचान कर हैरत से कहा। मुझे और फरूरा को बंदरगाह वाली सड़क से गिरफ्तार कर लिया गया है। हम पर आवारा गर्दी का इल्जाम है। अगर तुम लोग रात को उस पैर वहाँ घूम रहे थे तो तुम्हें बिल्कुल सही गिरफ्तार कर लिया गया है। क्लारा ने मदाहिया अंदाज में कहा। तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी? मेरा काम तुम्हें मुतला करना था और मैंने कर दिया है, और तुम जानो अब तुम्हारा काम जाने। सवाल ये है कि तुम बंदरगाह पहुंचे किस तरह, और वो दोनों मरदूद कहाँ हैं जिन्हें मैंने तुम्हारी निगरानी पर मामूर किया था? मादाम ने गुस्सीले लहजे में कहा। तफसीलात बाद में भी मालूम की जा सकती हैं। मैंने कहा, रही उन दोनों की बात तो वो दोनों बाहर झक मार रहे होंगे। और उस वक्त वो कहाँ थे जिस वक्त तुम्हें गिरफ्तार किया गया? मादाम क्लारा ने पूछा। करीब ही मौजूद थे, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। तुम लोग गिरफ्तार होकर थाने पहुंच गए और वो दोनों मरदूद तमाशा देखते रहे? क्लारा ने गुस्सीली आवाज में कहा। मैं अभी उनकी खबर लेती हूँ। उनकी खबर बाद में लेती रहना, पहले हमारी फिक्र करो। मैंने कहा, वरना रात यहीं बसर करनी पड़ जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम वो आदमी हो जिसके साथ क्लारा पार्टनरशिप करने को तैयार थी। अगर तुम्हें वहाँ 1 घंटा भी गुजारना पड़ा तो ये पूरा थाना मुअत्तल हो जाएगा। तुम सिर्फ 5 मिनट इंतजार करो। मैंने फोन बंद कर दिया। फलूरा इंचार्ज और एएसआई मुतजस्सिस अंदाज में मेरी तरफ देख रहे थे। घड़ी देख लो, मैंने इंचार्ज से कहा। 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें इस फोन के नतीजे का पता चल जाएगा। ठीक है, इंचार्ज ने बेपरवाही से कहा। 5 मिनट गुजरने में देरी कितनी लगती है? उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। चाय का ऑर्डर भी अभी से दे दो, मैंने इंचार्ज से कहा। 5 मिनट बाद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इंचार्ज कुछ नहीं बोला। टेलीफोन का नतीजा आने तक वो खामोशी इख्तियार किए रखना चाहता था। फिर 5 मिनट पूरे होने से कबल ही स्याह सूट वाला शख्स इंचार्ज के कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं जनाब, स्याह सूट वाले के साथ आने वाले सिपाही ने इंचार्ज से कहा। कहते हैं कि अपनी शिनाख्त से इंचार्ज को आगाह करूंगा। इंचार्ज ने सर के इशारे से अंदर आने की इजाजत दी और स्याह सूट वाला इंचार्ज की कुर्सी के पास पहुंच गया। उसके हाथ में एक कार्ड था जो उसने इस तरह इंचार्ज को दिखाया कि कोई और उसे नहीं देख सका। मैंने महसूस किया कि कार्ड देखकर इंचार्ज बुरी तरह बुखला गया है। हो तशरीफ रखिए जनाब, उसने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। नहीं, इतना वक्त नहीं है, स्याह सूट वाले ने कहा। बस मैं इन दोनों को लेने आया था, ये हमारे आदमी है। ओह, इंचार्ज चौंक पड़ा। अगर इन्होंने सिर्फ इतना जिक्र भी कर दिया होता तो बहुत काफी होता। कोई बात नहीं, स्याह सूट वाले ने कहा। बस अब हमें इजाजत दें। अरे जनाब, कुछ चाय वगैरह तो पी लेते। मैंने तुमसे कहा था ना कि चाय का ऑर्डर दे दे। मैंने खुश होकर कहा। अब देख लो, जरूरत पड़ गई ना। इंचार्ज हंसने लगा। उसके रवैये में जबरदस्त तब्दीली वाक़ई हो गई थी, लेकिन स्याह सूट वाला कुछ ज्यादा ही जल्दी में मालूम होता था। उसने चाय पीने से इनकार कर दिया। मैं तो चाय जरूर पीऊंगा, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं इन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाह रहा था ताकि 3 बजे भी मैं इनके साथ ही रहूं। स्याह सूट वाले ने मुझे खुशमगीन नजरों से घूरा। शायद उस पर पहले ही झाड़ पड़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि उसे मेरी हरकत अच्छी नहीं लगी। ताम उसने कुछ नहीं कहा और एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। चाय पीने में मजीद 20 मिनट सरफ हो गए और जब हम पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो 3 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। तुम बहुत बेकार आदमी हो, स्याह सूट वाले ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। उसका साथी उसके बराबर बैठा था और मैं फलूरा के साथ अकबी नशिस्त पर था। दूसरों के लिए ख्वाह मुख्वाह मसाइल खड़े कर देते हो।
मैं मादाम क्लारा तक तुम्हारी राय पहुंचा दूंगा, मैंने बेपरवाही से कहा। इससे पहले भी तुम मुझसे उलझने की कोशिश कर चुके हो। मैं अपनी राय से रुजू करता हूँ, तुम मादाम क्लारा से इसका जिक्र नहीं करोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा जब तुमने अपनी राय तब्दील कर ली तो अब इसका क्या जिक्र। अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? उसने पूछा। होटल जाओगे या कहीं और चलूं? अब सोना भी है बाबा, मैंने कहा। इस वक्त कहीं और जाने का क्या सवाल। होटल काफी फासले पर था और वहाँ तक पहुँचने में कम से कम आधा घंटा तो जरूर लगता। मेरा मकसद पूरा हो गया था। धमाकों के वक्त मैं ईगल के आदमियों के साथ कार में सफर कर रहा होता। उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि जिस कार में मैं सफर कर रहा हूँ उसमें ट्रांसमीटर भी नस्ब है। उसका पता तो उस वक्त चला जब हम होटल के करीब पहुंचे और कार का ट्रांसमीटर अचानक जाग उठा। कोई बड़े ही जानी लहजे में इतला दे रहा था कि ईगल के चारों अड्डों पर बम्बों के खौफनाक धमाके हुए हैं। ये इतला सुनकर दोनों स्याह सूट वाले और फलूरा मुस्तरिब हो गई। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया, लेकिन जाहिर है मुझे भी इज़्तिराब जाहिर करना था। स्याह सूट वाले ने कार का रुख मोड़ दिया और अब कार क्राउन क्लब की तरफ जा रही थी। उन तीनों ने उस हादसे पर तबसरे किए थे, मगर मैं खामोश बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। क्राउन क्लब पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन वहाँ था ही क्या, अब क्राउन क्लब की जगह मलबे का ढेर नजर आ रहा था। यह मुतअद्दिद ताकतवर बमों की फैलाई हुई तबाही थी। फायर ब्रिगेड अमला अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ था। वो लोग कुछ देर वहाँ रुके, उनके चेहरों से शदीद तासफ का इजहार हो रहा था। फलूरा भी मुरझा सी गई थी। ये वही क्लब था जहाँ वो काम किया करती थी और अब वही जगह मलबे का ढेर बनकर रह गई थी।